नमस्कार मित्रों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम एक सीरीज चला रहे थे उसमें अगला कड़ी है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम छोटे एग्जाम की बात करें, चाहे बड़े स्तर यूपीएससी की बात करें, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम बृहद कंसेप्ट के साथ प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। यदि हम मेंस की क्वेश्चन लिखने जाते हैं तो मेंस के क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि आप 10% फैक्ट डाल करके एक अच्छा जो है ना आंसर तैयार कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्क आपको दिलवा सकता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे फैक्ट साथ में कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा नए व्यूअर्स है आप, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य का समय था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य चला। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला एक केंद्रीकृत साम्राज्य था, और ये साम्राज्य ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य था। यह साम्राज्य आपको उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत में जो मौर्य साम्राज्य थे काफी केंद्रीकृत, इसके पास संगठित सेना भी थी, एक राजस्व प्रणाली भी थे, और ये जो भी युद्ध वगैरह लड़े इस काफी सफलतापूर्वक उसे अपने में जीत करके अपने साम्राज्य की सीमा को काफी विस्तार दिया। आइए हम देखते हैं कि किसी भी टॉपिक को, खास करके एंशिएंट इंडिया के जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें स्रोत निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए या दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि स्रोत जब भी हम मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं तो स्रोत लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहाँ से आपने वो चीज पढ़ा, तो साक्ष्य के रूप में आपको स्रोत को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत है, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित एक पुस्तक है जो मौर्य काल में लिखी गई थी। इसमें यह लिखी गई है कि एक कुशल शासक को शासन कैसे करना चाहिए। इंडिका जो है ना मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, और यह भी मौर्य समाज या मौर्य प्रशासन या मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में एक बृहद जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त ने मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या वहां की समाज का जो एक सेटअप था, उसके बारे में ये भी हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य भी कुछ कम नहीं है। बौद्ध और जैन साहित्य से भी मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद पुराण से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोत में कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, बौद्ध और जैन साहित्य, पुराण आदि को आपको ध्यान में रखना है। और मेंस की क्वेश्चन लिखते समय भी आपको इसी क्रोनोलॉजी में इन चीजों को रखना है। उसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे अशोक के शिलालेख देखेंगे, भवन, स्तूप, गुफा, मृद्भांड। मृद्भांड का मतलब होता है कि मिट्टी से बनी हुई बर्तन। और ये जो मिट्टी से बनी हुई बर्तन थे, इसके बारे में एक अलग से क्लास या अलग से हम जो है वीडियो डालेंगे। ये हर एक काल में हर एक तरह की रही,
जैसे जैसे इतिहास आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे मृदभांड की जो बनाने की कला है, जो चित्र बनाने की कला है, इसको सजाने की कला है, वो अपने आप उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता रहा। उसके बाद हम देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है इतिहास में, और उन्हीं कहानी में एक कहानी यह भी है कि जो चाणक्य होते हैं या जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं, वो घनानंद के दरबार में जो है ना वो रहते हैं। तो घनानंद ने अपने दरबार से उनको अपमानित करके निकाल देता है। तभी विष्णुगुप्त या चाणक्य प्रण करते हैं कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगा। इसी क्रम में उनको मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तैयार किए और उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षा दे करके या उन्हें जो है ना मानसिक लेवल बढ़ा करके घनानंद पे हमला करवाते हैं। और फिर जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो नंद वंश के अंतिम शासक होते हैं घनानंद, को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। चाणक्य, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। तो आइए इसके आगे वाली कड़ी अब हम देखते हैं क्या है। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा बहुत चंद्रगुप्त के बारे में। हाँ, एक बात बताना भूल गया आपको, क्योंकि ये वीडियो जो हमारा है कंप्लीटली जो कुछ शुरुआती शासक हुए चंद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के, उसके विषय में है। बाद बाकी जो मौर्य वंश पे या मौर्य साम्राज्य पे जो मैं आगे कम से कम 1-2 वीडियो और आएगी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की समाज, इस पे अलग से वीडियो आएगी। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में, ये इतने समय के बीच में ये रहे। बौद्ध जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है, मतलब बौद्ध और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस, पुराण आदि ग्रंथों में इन्हें शूद्र कहा गया है। इस पे क्या है कि बहुत बड़ा डिबेट है। अब इसके पीछे भी डिबेट, इतिहासकार ने डिबेट करके ही ये चीज़ निर्धारित किए हैं। तो इसके विषय में आप ध्यान में रखेंगे कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण में इन्हें शूद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विलियम जोन्स ने ही बताया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। विलियम जोन्स से पहले, विलियम जोन्स एक अंग्रेजी अधिकारी थे जो इंडिया में रह रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले क्लियर किए थे इस बात को कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है, कोई और नहीं। इससे पहले तक जो है सेंड्रोकोटस के बारे में कहा जाता था कि एक मतलब निश्चित नहीं थी कि चंद्रगुप्त मतलब सेंड्रोकोटस कौन है या नहीं है। लेकिन जब विलियम जोन्स ने काफ़ी पुरातात्विक और साहित्यिक काम करने के बाद इन्होंने प्रूफ किया, लोगों को बताया कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है। जस्टिस स्ट्रैबो सेंड्रोकोटस, एपियन प्लूटार्क एंड्रोकोटस, मतलब जस्टिस स्ट्रैबो सेंड्रोकोटस बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को, और एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस बताया है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों भी महत्वपूर्ण है कि किन्होंने क्या कहा है। तो जस्टिस स्ट्रैबो सेंड्रोकोटस, एपियन प्लूटार्क एंड्रोकोटस। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से चंद्रगुप्त की युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त विजय हुआ और संधि हुई मेगास्थनीज, 500 हाथी, हेलेन, काबुल, कंधार, हेरात। इसके बारे में थोड़ा सा मैं
क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता। अब यह है कि सेल्यूकस, जो चंद्रगुप्त जब भारत पे हमला किया तो जो भी साम्राज्य उन्होंने जीत लिया, वो यहां से जब चले गए भारत से, तो सेल्यूकस निकेटर को अपना अधिकारी मतलब उत्तराधिकारी मतलब भारत के लिए अधिकारी नियुक्त करके वो चले जाते हैं। और 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी लड़ाई होती है। लड़ाई में सेल्यूकस हार जाते हैं और चंद्रगुप्त के साथ उनकी संधि होती है। संधि में यह बात होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें 500 हाथी देंगे। इसके बदले में सेल्यूकस क्या करेंगे कि मेगास्थनीज, सेल्यूकस के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक दार्शनिक थे, वे चंद्रगुप्त के दरबार में भेजेंगे। और मेगास्थनीज की बेटी थी जिनका नाम था हेलेन। हेलेन से चंद्रगुप्त की वैवाहिक संबंध स्थापित कर दी जाती है इस संधि के अंतर्गत। दूसरी बात कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र थे। ये चारों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दे दिए संधि के अंतर्गत। उसके बाद जस्टिस और प्लूटार्क बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेना थी। तो कुछ विदेशी इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत बड़े स्तर पे हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पे विजय हासिल किया। मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मैसूर तक इतने बड़े साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किए थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में भी भारत में इतने बड़े साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हुए थे। जस्टिन अपने लेख में इस बात की भी जिक्र की है कि जब सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई तो चंद्रगुप्त घनानंद के विरुद्ध सहायता मांगा। तो कुछ जो विदेशी लेखक है, जैसे जस्टिन के बारे में कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त और सिकंदर की मुलाकात हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से सहायता मांगा था कि जब घनानंद के साथ हमारी युद्ध होगी तो कृपया आप उसमें मुझे सहायता करेंगे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस मत से जो है ना एग्री नहीं करते हैं और इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत इतिहास में नहीं समझी गई। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि बाद में जाकर के शासन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत अपना लेते हैं और भद्रबाहु को गुरु मान करके, भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु वो दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त ने इन्हीं से दीक्षा प्राप्त किए और अंत में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो संलेखना विधि है इसमें होता है कि जो भी साधक होते हैं जो जैन धर्म से संबंधित या जैन धर्म को मानते हैं, वे करते हैं क्या कि जब उनको लगता है कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है तो वे अपने आप को इस समाज से सेपरेट करके, अलग करके और प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जो है ना अपने शरीर को वे त्याग देते हैं। इसी को संलेखना विधि कहते हैं। तो एक बार आइए दोहरा लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। बौद्ध जैन ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण में इसे शूद्र कहा गया है, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विलियम जोन्स ने ही बताया कि जो सेंड्रोकोटस है कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। जस्टिन स्ट्रेबो सेंड्रोकोटस और एपियन प्लूटार्क इन्हें एंड्रोकोटस बताते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त की युद्ध होती है, जिस युद्ध में जो है संधि होती है। संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की बेटी हेलेन से शादी करती है और चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के तरफ से कंधार, काबुल, हेरात, मकरान दे दी जाती है। जस्टिन और प्लूटार्क बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेना थी।
जस्टी ने अपने लेख में इस बात की भी जिक्र करती है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त की जब मुलाकात हुई थी तो घनानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मदद मांगी थी। उसके बाद 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं और उनके गुरु उस समय भद्रबाहु थे जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। आइए अब हम बिंदुसार के बारे में देखते हैं, क्योंकि बिंदुसार भी जो है ना मौर्य साम्राज्य के काफ़ी प्रभावशाली शासक थे और मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाने में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इनका जो समय था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। अमित्रघात के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, मतलब जो इनके अमित्र, मतलब जो मित्र नहीं थे उनके विनाशकर्ता भी थे। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैन ग्रंथ में या जैन साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला सुसीम को भेजा गया, बाद में जो है अशोक को भेजा गया था इस युद्ध को दबाने के लिए। लेकिन जब सुसीम गए, बिंदुसार ने सुसीम को जब भेजे पहले, तो सुसीम उतना सफल नहीं हुए विद्रोह को दबाने में। लेकिन जब अशोक को भेजा गया तो अशोक ने बहुत चालाकी से पूरे जो है ना युद्ध को कंट्रोल कर लिया। तभी लग गया था कि अशोक जो है ना आने वाले भविष्य में एक बहुत शक्तिशाली और चक्रवर्ती शासक होंगे। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूर से बनी शराब और एक दार्शनिक का मांग किया था। तो इस पॉइंट पे आकर के हमें लग रहा है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय शासक थे वो भी अपने विदेश नीति में काफ़ी सफल थे और विदेश नीति काफ़ी जो है ना उनकी मजबूत थी। तो इसी दरमियान बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूर से बनी शराब और एक दार्शनिक का मांग किया था। लेकिन यहाँ बता दूं कि ये 2 चीज़, सूखे अंजीर, अंगूर से बनी शराब तो उन्हें भेजवा दिया गया, लेकिन एक दार्शनिक उन्हें नहीं भेजा गया, क्योंकि जो सीरिया के शासक एंटियोकस थे उन्होंने बताया कि ये दार्शनिक भेजना हमारे जो ना परंपरा के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, इसीलिए एक दार्शनिक नहीं भेज सकता। एक दार्शनिक छोड़ करके जो उनका 2 डिमांड था बिंदुसार का, ये दोनों डिमांड पूरी कर दी गई। मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय, वो फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है ना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अशोक के दरबार में अशोक नहीं, चंद्रगुप्त के दरबार में जो मेगास्थनीज को भेजा गया था, लेकिन बिंदुसार के दरबार में टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस को भेजा। तो कभी कभी इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अशोक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अशोक को एक छोटी सी वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अशोक जो है ना बहुत चक्रवर्ती शासक थे, बहुत महान शासक थे। तो अभी हम क्रोनोलॉजी में शासक के विषय में पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे दिया जा रहा है। बाद बाकी जो एक सेपरेट 2-3 वीडियो आएगी और इसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे इनकी पूरी जो है ना साम्राज्य के विषय में छोटे छोटे वीडियो बना करके। इनका समय था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। 263 ईसा पूर्व में गद्दी संभाला, पहले अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक ने 263 में गद्दी संभाला, 273 से 232 इनका शासनकाल रहा। अब 263 में गद्दी संभाले, इसका मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे साहित्य से इनके विषय में जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की कत्ल किए थे और अशोक का एक लंबा समय उनसे लड़ने में निकल गया। उसके बाद अशोक ने 263 ईसा पूर्व में गद्दी संभाला। इससे पहले, गद्दी संभालने से पहले अशोक
अवंती के राज्यपाल थे। तो ये आप विशेष ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अशोक राजगादी संभालने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। अशोक का नाम बहुत सारे जो है शिलालेख अभिलेख में देवा नाम पिए हैं या देवताओं के प्रिय, लेकिन मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम क्लियर हो जाता है। 261 ईसा पूर्व में शासन के 9वें वर्ष में ये कलिंग युद्ध लड़े अशोक ने और धर्म मार्ग को अपना लिया उपगुप्त से शिक्षा लेकर के। तो ये जो कलिंग का युद्ध होता है अपने आप में अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है और अशोक ने इसी युद्ध के बाद धम्म नीति अपना लेता है, ये युद्ध को छोड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक ने कलिंग को विजय कर लिया या कलिंग पे विजय प्राप्त कर लिया तो उनका जो हृदय था, उन्होंने देखा कि इतनी काट मार हुई है, इतने लोगों की हत्या हुई है, इससे उनका हृदय जो है ना बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष को अपना लेते हैं। और उन्होंने अपने साम्राज्य में बहुत सारे शिलालेख लिखवाते हैं और वे अपने साम्राज्य के चारों तरफ जगह जगह पे शिलालेख लगवा देते हैं और शिलालेख में उन्होंने कैसे राज्य का शासन किया जाए, कैसे जीवों की रक्षा की जाए, कैसे हर एक वर्ष जो धर्म महामात्रों के नियुक्ति और धर्म महामात्रों के द्वारा शिक्षा फैलाने प्रचार प्रसार करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद हम देखते हैं बृहद्रथ के विषय में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि बृहद्रथ जो थे एक कमजोर शासक थे। इनका जो कार्यकाल रहा आपको 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक हुए, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो उनके सेनापति थे वे कर देते हैं और इसी के साथ जो है ना मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है बृहद्रथ के साथ में। तो अभी एक बार आइए हम देख लेते हैं बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। इनको अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन कहा जाता है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, पहले सुशीम को भेजा गया, बाद में अशोक को भेजा गया। अशोक ने इस युद्ध को काफी होशियारी के साथ दबा देते हैं या विजय कर लेते हैं, जिसके कारण ऐसा लगा उस समय कि अशोक जो है आगे आने वाले समय में एक चक्रवर्ती शासक बनेंगे। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर अंगूर से बनी शराब और दार्शनिक मांगा, तो दार्शनिक वाली जो डिमांड है उनकी पूरी नहीं हुई, ये दोनों डिमांड उनकी पूरी हो गई। मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फियस इनको कहा जाता है, जो डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजते डायनोसिस को। अशोक के बारे में इनका समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। 63 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी संभाला। ऐसा माना जाता है कि इनका काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है अपने भाइयों से युद्ध करने में, और जब ये गद्दी संभालते हैं तो अवंती का राज्यपाल उस समय ये था। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। 261 ईसा पूर्व में शासन के 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। कलिंग के युद्ध में इन्होंने इतने जान माल की क्षति होते देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद इन्होंने भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष अपना लेते हैं और ये काफी अपने साम्राज्य में जगह जगह शिलालेख या अभिलेख लिखवाते हैं, जिनमें धर्म के प्रचार प्रसार करने की बात की जाती है। उसके बाद लास्ट में बृहद्रथ हुए, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ये उतने जो है ना काबिल नहीं थे, या कह सकते हैं कि इतने सक्षम नहीं थे कि मौर्य वंश को और आगे बढ़ाया जाए, और इनके जो मंत्री थे या कह सकते हैं कि इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर देते हैं। इसी के साथ जो है ना मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।